नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज। हिडनबर्ग रिसर्च की एक नई रिपोर्ट आई है। सेबी प्रमुख माधवी पुरी और उनके पति धवल बुर्ज के बारे में। सेबी शेयर मार्केट की नियामक संस्था है। उसका काम है देखना कि किसी कंपनी में आने वाला निवेश पारदर्शी है या नहीं, उसमें किसी गुप्त रास्ते से बेनामी कंपनी और फंड के जरिए निवेश तो नहीं हो रहा, जिसके बारे में पता करना मुश्किल हो जाता है कि इसका मालिक कौन है और पैसा किसका है। हिडनबर्ग रिसर्च ने जो आरोप लगाया है उससे यही लगता है कि सेबी की प्रमुख माधवी पुरी और उनके पति धवल बुर्ज की बरमूडा और मॉरिशस के एक फंड में कथित रूप से हिस्सेदारी है। इस बेनामी फंड का संबंध अदानी समूह के कथित लेन देन से है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट एक तरह से कहती है कि सेबी का काम था उन आरोपों की जांच करना कि अदानी समूह द्वारा स्टॉक के साथ साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि माधवी बुर्ज और उनके पति ने उसी बेनामी फंड में, जिसे ऑफशोर फंड कहा जाता है, हिस्सेदारी ली हुई है, जिसका संबंध कथित रूप से विनोद अदानी से जोड़ा जाता है। हो सकता है कि इन्हीं कारणों से सेबी ने इन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। सेबी 1 साल से अदानी मामले की जांच कर रही है। एक मोड़ पर जाकर उसे जांच में कुछ भी नहीं मिला तो क्या सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से भी झूठ बोला? क्या भारत की संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल सकती है? माधवी और धवल बुर्ज ने प्रेस में एक बयान जारी किया है कि हम इन आधारहीन आरोपों का मजबूती से खंडन करते हैं। इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हमारे जितने भी निवेश है जिन्हें सेबी को बताना होता है हमने हमेशा बताया है, और हमें किसी भी एजेंसी या अथॉरिटी को सभी प्रकार के वित्तीय दस्तावेज उपलब्ध कराने में कोई हिचक नहीं होगी। उस दौर के भी दस्तावेज देने में जब हम सेबी में नहीं थे और एक निजी नागरिक प्राइवेट सिटीजन की हैसियत से थे। यही नहीं पूर्ण पारदर्शिता के लिए हम आने वाले समय में विस्तृत बयान जारी करेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस हिडनबर्ग के खिलाफ सेबी ने नोटिस जारी किया है उसने जवाब में ऐसा चरित्र हनन करने का प्रयास किया है। तो माधवी पुरी बुर्ज कहती है कि प्राइवेट सिटीजन की बात कर रही है। क्या इसमें कोई कैच है या इसमें कोई गेम है? आने वाले दिनों में पता चलेगा कि प्राइवेट सिटीजन के तौर पर उन्होंने इन बेनामी फंड में कोई निवेश किया था या नहीं किया। उनका खंडन आ गया है। जिन पर आरोप लगा है उन्हीं का खंडन है। जांच तो हुई नहीं। अदानी समूह पर आरोप लगा तो इसकी जांच सेबी को करनी थी। अब सेबी की प्रमुख पर आरोप लगा है तो क्या यह खंडन काफ़ी माना जाएगा? तृणमूल कांग्रेस ने मांग की है कि इन्हें सस्पेंड किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जाँच हो। खंडन आने से पहले सेबी ने एक और काम किया। ब्लैक स्टोन कंपनी में सलाहकार थे और माधवी सेबी की अधिकारी ब्लैक स्टोन के 2 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को शेयर बेचने की अनुमति सेबी देती है। ब्लैक स्टोन दुनिया की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है। आरोप लग रहा है कि इसकी जांच होनी भी चाहिए कि क्या सेबी ने इस कंपनी को मदद पहुंचाई जिसमें उनके पति सलाहकार थे। क्या यह भी झूठा है? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रियल एस्टेट में एक प्रकार का निवेश का जरिया है। निवेश जगत में इसे REIT कहते हैं। भारत में पहली बार 2019 में REIT बनाने की अनुमति दी जाती है। हिडनबर्ग रिसर्च ने पर्दाफाश किया है कि अप्रैल 2019 में भारत में लॉन्च होने वाला सबसे पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एम्बेसी ब्लैक स्टोन नाम की फर्म द्वारा स्पॉन्सर था। इस ब्लैक स्टोन को 3 महीने बाद धवल बुर्ज ने वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर ज्वाइन किया। इसके बाद माधवी बुर्ज सेबी में मेंबर थी और उनके पति ब्लैक स्टोन में वरिष्ठ सलाहकार। तब ब्लैक स्टोन के स्पॉन्सर किए हुए 2 और ट्रस्ट माइंड स्पेस और नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट को सेबी ने पब्लिक IPO लाने की इजाज़त दी और यह REIT की नई बनी इन्वेस्टमेंट क्लास में लॉन्च होने वाले दूसरे और चौथे ट्रस्ट बन गए। क्या सेबी और माधवी बुर्ज ने उस कंपनी के लिए रास्ते आसान की जिसमें उनके पति सलाहकार थे? कई कॉन्फ्रेंस में माधवी बुर्ज ने जोर देकर कहा कि REIT मेरा फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ द फ्यूचर है, यानी REIT में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, वो भी सेबी प्रमुख होते हुए। लेकिन उस वक्त क्या यह बताया गया कि अगर आप REIT में निवेश करेंगे तो उस कंपनी को भी फायदा होगा जिसमें उनके पति सलाहकार हैं? अब इस बात की जांच तो केवल 2-3 घंटों में हो सकती है और सही निकालने पर माधवी बुर्ज का इस्तीफा हो सकता है। अगर यह सही हुआ तो इसका मतलब सेबी की कोई साख नहीं बची। इस संस्था को कोई भी अपने हिसाब से मैनेज कर रहा होगा और ना जाने कितने लोगों ने मैनेज कर लूटा होगा। इसलिए इसकी जांच न घंटों में होनी चाहिए कि माधवी बुर्ज के पति ब्लैक स्टोन में सलाहकार थे और उस वक्त माधवी बुर्ज ने ब्लैक स्टोन के 2 REIT को मंजूरी दी थी। माधवी और धवल बुर्ज ने जो बयान जारी किया है उसमें इन बातों पर सफाई नहीं है। अगर यह बात सही भी है तो यह हितों के टकराव का भयंकर और आपराधिक मामला है। खंडन आने से पहले सेबी ने ना लिख सके या किसके आदेश पर किया गया था कि मोदी अडानी भाई देश बेच के खाई मलाई, क्योंकि 18 महीने पहले हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिससे पूरा देश और पूरी दुनिया अचंभित
जीवित रह गए। वह रिपोर्ट क्या कह रही थी? वह रिपोर्ट यह कह रही थी कि दुनिया के तमाम घोटालेबाजों को इकट्ठा करके भारत से मनी लॉन्ड्रिंग करके अडानी ने हजारों करोड़ रुपए मॉरिशस में फर्जी कंपनियां बना के चैन चुंग लिंग, नासिर अली, इन लोगों के माध्यम से फर्जी कंपनियां बनाकर हजारों करोड़ रुपए लगाए और उन्हीं कंपनियों के जरिए गौतम अडानी का भाई विनोद अडानी भारत में शेयर बाजार को बढ़ाने के लिए अपनी कंपनियों के शेयर को बढ़ाने के लिए अपने कंपनियों के शेयर के ओवर वैल्यू करने के लिए, यानी वास्तविक वैल्यू शेयर की उतनी नहीं है, उसमें फर्जी कंपनियां बनाकर विदेशों से पैसा लगाया गया और शेयर का दाम बढ़ाया गया। वास्तविक दाम शेयर का उतना नहीं है, लेकिन बाहर से फर्जी कंपनियों बनाकर विनोद अडानी के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान में अडानी की कंपनी में लगाया गया और उसके शेयर का दाम बढ़ाया गया। और जब हिंदुस्तान के छोटे निवेशक, आम आदमी, मिडिल क्लास के लोग उस शेयर को बड़े दामों पर खरीदते हैं तो कुछ दिन बाद शेयर की वैल्यू जब घटती है तो उनका पैसा डूब जाता है। माधवी बुच ने कहा कि कोई भी एजेंसी उनसे जो भी दस्तावेज मांगी वह उसे उपलब्ध करा देगी। भारत में एजेंसियों की क्या हालत है आप जानते हैं, लेकिन जांच की नैतिकता दिखावे के लिए ही सही इतना तो कहती है कि पद से इस्तीफा दे दीजिए और जांच होने दीजिए। उन्होंने खंडन वाले बयान में ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जब इसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हिडनबर्ग के पास पर्दाफाश करने के लिए क्या बचा होगा? शनिवार दिन भर और शाम तक लोग अटकलें लगाते रहे। पिछले 1.5 साल में अदानी समूह को लेकर मीडिया में कई खोजी रिपोर्ट आ चुकी है। हर तूफान आया और टकराकर चला गया। भारत की व्यवस्था के पेट में कहाँ समा गया पता नहीं चला, मगर शनिवार की रात जब हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई तो उसकी यह रिपोर्ट अदानी मामले से भी ज़्यादा सिहर पैदा कर गई। सेबी की चीफ, जिसका काम है कंपनियों के हिसाब किताब और लेन देन पर नज़र रखना, कहाँ से पैसा लगाया जा रहा है, लगाने वाला कौन है, इसका पता रखना, उसी की मुखिया की भूमिका पर बड़ा सवाल उठ गया। हिडनबर्ग के नए खुलासे के बाद कई नए सवाल आते हैं। सवाल यह आता है कि क्या भारत सरकार को, प्रधानमंत्री कार्यालय को या वित्त मंत्री को माधवी पुरी और उनके पति की ऑफशोर कंपनीज के इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था? अगर पता नहीं था तो इससे बड़ी विफलता और क्या हो सकती है, कि इससे बड़ी कमजोरी एक सरकार की और क्या हो सकती है? अगर पता था तो क्या सरकार के एक आला लोग, भले वह प्रधानमंत्री कार्यालय हो या वित्त मंत्री कार्यालय हो, इसी षड्यंत्र का हिस्सा है? गौतम अडानी जी की कंपनियों में ऑफशोर कंपनी में सेबी की चेयरमैन और उनके पति की इन्वेस्टमेंट हो और भारत सरकार फिर भी उनकी सेबी का चेयरपर्सन बनाए, बताइए सवाल उठते हैं या नहीं उठते हैं? इसलिए हम जेपीसी की मांग करते हैं। जेपीसी के बगैर इन सवालों के जवाब नहीं मिल सकते। सेबी ने हिडनबर्ग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था जुलाई महीने में। हिडनबर्ग ने उस जवाब को सार्वजनिक ही कर दिया और कह दिया कि हम यह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है यह बकवास है, पहले से तय उद्देश्य के लिए किया गया है और उन लोगों को चुप कराने और धमकाने के लिए किया गया है जो भारत के सबसे ताकतवर लोगों के भ्रष्टाचार और फ्रॉड की पोल खोल रहे हैं। आप तो 2 जुलाई का हमारा वीडियो देख चुके हैं। जुलाई के नोटिस वाले प्रसंग के समय पत्रकार सुगत घोष ने इकोनॉमिक्स टाइम्स में लिखा कि इस घटना के साथ यह कहानी अदानी से भी आगे चली जाती है। अब यह हिडनबर्ग और सेबी के बीच की लड़ाई बन गई है जो पब्लिक में सबके सामने हो रही है। शायद सेबी ने चाहा होगा कि यह मामला चुपचाप खत्म हो जाए, मगर पूरी कहानी फिर से हमारे बीच आ खड़ी हुई। क्या माधवी पुरी इस्तीफा देगी या केवल सफाई देने की औपचारिकता निभाकर प्रमुख बनी रहेगी? उन पर आरोप एक नहीं, जुलाई के महीने में भी इस्तीफा मांगा जा रहा था। माधवी बुच जब तक इस पद पर है अदानी मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर सवाल उठते रहेंगे और अब खुद उन पर गंभीर आरोप लगे हैं तो उनकी जांच बिना इस्तीफा दिए कैसे होगी? जनवरी 2023 में हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी। हर समय आप नहीं कह सकते कि हिडनबर्ग अस्थिरता पैदा करना चाहता है ताकि शेयरों के दाम गिरे, कम दाम में खरीदकर फिर मुनाफा कमाना। लिंकन प्रोफाइल से यह सूचना मिलती है। यह नियुक्ति राजनीतिक तौर पर की जाती है। सेबी वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। हिडनबर्ग रिसर्च का दावा है कि सेबी में सदस्य बनाए जाने से कुछ सप्ताह पहले 22 मार्च 2017 को माधवी बुच के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड प्रशासक ट्राइडे ट्रस्ट को ईमेल लिखा। इसका दस्तावेज हिडनबर्ग रिसर्च के पास है। यह ईमेल ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड GDF में निवेश करने के लिए लिखा गया। इस पत्र में माधवी बुच के पति धवल बुच ने गुजारिश की थी कि इस अकाउंट को चलाने के लिए केवल उन्हीं को अधिकृत किया जाए। ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से नियुक्ति के पहले या पैसा वे अपनी पत्नी से अलग करना चाहते थे। 26 जनवरी 2018 को अकाउंट का स्टेटमेंट माधवी बुच के प्राइवेट मेल में जाता है। इसका भी डिटेल हिडनबर्ग के पास है। यही वह फंड है जिसका कथित रूप से विनोद अडानी ने इस्तेमाल किया। उस समय बुच के हिस्सेदारी करीब 9 लाख की बताई गई है। इसके बाद 25 फरवरी 2018 को माधवी बुच ने इंडिया इन्फोलाइन को अपनी निजी ईमेल आईडी से ईमेल भेजा और अपने पति के नाम पर बिजनेस करते हुए इस इकाई में मौजूद राशि को भुनाने की बात कही। यह जानकारी भी हिडनबर्ग के पास
लोअर द्वारा दिए गए दस्तावेजों में मौजूद है। याद रखिए, माधवी बुच पहली महिला थी जिन्हें पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। बाद में 2 मार्च 2022 को उन्हें चेयरपर्सन बनाया गया। अप्रैल 2017 से 2022 के बीच सिंगापुर की एक ऑफशोर कंसल्टिंग फर्म अरगोरा पार्टनर में माधवी 100% शेयर धारक थी। यह जानकारी उस कंपनी के 2014 के सालाना रिटर्न में दर्ज है। हिडेनबर्ग के अनुसार मार्च 2022 में अध्यक्ष बनने के 2 हफ्ते के बाद 16 मार्च को उन्होंने चुपचाप अपने शेयर अपने पति के नाम कर दिया। हिडेनबर्ग ने यह जानकारी सिंगापुर के शेयर ट्रांसफर रिकॉर्ड से निकाली है। इसका मतलब है बतौर अध्यक्ष अपने कार्यकाल के शुरुआती 2 हफ्तों में इस कंपनी में उनका सीधा निवेश था, जिसे बाद में उन्होंने अपने पति के नाम पर दिया। मई 2013 में अगोरा एडवाइजरी नाम की एक कंसल्टेंसी कंपनी भारत में बनाई जाती है। आज की तारीख में माधवी बुच के पास इस कंपनी में 999% स्टेक है। उनके पति इसी कंपनी में निर्देशक हैं। 2022 में यह कंपनी करीब कई लाख का कारोबार करती थी, जो सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के तौर पर माधवी बुच की घोषित तनख्वाह से 4 गुना से भी ज़्यादा अधिक है। हिडेनबर्ग ने लिखा है कि लंबी कंपनी का सार यही है कि सेबी प्रमुख के पास नियमित हजारों मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित भारतीय म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का विकल्प था, लेकिन सेबी की प्रमुख और उनके पति ने ऑफशोर फंड में बेनामी फंड में पैसे लगाए। ऐसा करने के लिए उन्होंने अलग अलग देशों के कानूनों को पार करते हुए कई परतों के पीछे छिपाए गए छोटे छोटे फंड में पैसे लगाए। जिस कंपनी में पैसा लगाया उसे अदानी के एक निदेशक चलाते हैं, जिसका कथित रूप से विनोद अदानी ने अदानी समूह के लेन देन में इस्तेमाल किया है। हिडेनबर्ग ने कहा है कि इंडियन इन्फोलाइन नाम की जिस कंपनी ने बुच के फंड की देख रेख की है, उसके तार जर्मनी के सबसे बड़े वित्तीय फ्रॉड वायर कार्ड स्कैंडल से जुड़े हैं। अब आपको बताता हूँ वायर कार्ड स्कैंडल घोटाला क्या है। जर्मनी का यह सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है। 2016 में जरा नाम के शॉर्ट सेलर ने अपनी रिपोर्ट में जर्मनी की पेमेंट कंपनी वायर कार्ड की पोल खोल दी थी। बताया कि इसके वरिष्ठ अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और मास्टर कार्ड वीजा कार्ड के साथ फ्रॉड किया है। इस रिपोर्ट के बाद वायर कार्ड के फ्रॉड को लेकर मीडिया में कई और रिपोर्ट आती है। वायर कार्ड फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ केस कर देती है, जो एक रिपोर्ट में दावा करती है कि कंपनी के एक निर्देशक ने फ्रॉड किया है। यह वही फाइनेंशियल टाइम्स है जिसके स्तर का न्यूज़ चैनल अदानी भारत में बनाना चाहते थे। वही फाइनेंशियल टाइम्स जिसने अदानी समूह के बेनामी लेन देन पर अपनी रिपोर्ट को हटाने से मना कर दिया। वायर कार्ड की कहानी भी हिडेनबर्ग रिसर्च के बाद की कहानी से मिलती जुलती है। उस समय जरा शॉर्ट सेलर ने रिपोर्ट प्रकाशित की। अब जब ऑडिट करने वाली कंपनी KPMG वायर कार्ड का ऑडिट करती है तो उसे पता चलता है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने जो आरोप लगाए उसके जवाब में पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। याद कीजिए, भारत में लॉर्ड कंपनी ने अदानी का ऑडिटर होने से इनकार कर दिया जब पाया कि कुछ संबंधित लेन देन की जानकारी नहीं दी जा रही है, और अदानी समूह हिडेनबर्ग मामले में स्वतंत्र ऑडिट के लिए राजी नहीं हुआ। 2020 में एक अन्य ऑडिट कंपनी पाती है कि वायर कार्ड ने फ्रॉड किया। करीब 2 अरब यूरो की पूंजी को लेकर झूठ बोला, भारतीय रुपए में करीब 18,000 करोड़। बस इसके बाद से वायर कार्ड के बुरे दिन शुरू हो गए। CEO और अन्य कई अधिकारी गिरफ्तार हुए, कुछ देश छोड़कर भाग गए। कंपनी पर 4 अरब डॉलर की उधारी आ गई और उसे अपने आप को दिवालिया घोषित करना पड़ा। आज की तारीख में इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अब आप समझिए, शॉर्ट सेलर तो जनतारा भी है। उसने जर्मनी की कंपनी के कारनामों का पर्दाफाश किया, लेकिन जब सही से जांच हो गई तो कंपनी के अधिकारी जेल भी गए और देश छोड़कर भाग गए। भारत में हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को यह कहकर खारिज कर दिया जाता है कि उसका काम शॉर्ट सेलर का है, कम दाम पर शेयर खरीदकर पैसा बनाने का है। उसकी रिपोर्ट पर क्यों ध्यान देना? मगर जर्मनी ने तो ऐसा नहीं किया। जाहिर है किसी को तो बचाया जा रहा है। और अदानी मामले में जांच करते हुए सेबी ने आखिर में सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा कि जांच एक जगह पर आकर रुक गई। हम ऑफशोर फंड के धारकों की पहचान नहीं कर सकते, मगर अब तो आरोप कुछ और लग गया है कि सेबी की प्रमुख के ही बेनामी फंड में कथित रूप से निवेश है। इसकी पहचान कौन करेगा? जाहिर है इसकी जांच अब सेबी से नहीं हो सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेबी इस सवाल से चिंतित तो लगती है कि अदानी के ऑफशोर धारकों को किसने फंड किया, मगर यह साफ है कि उसकी जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस बिना निष्कर्ष की जांच को अदानी के लिए क्लीन चिट के रूप में पेश किया गया। अब सेबी के चीफ के ही ऑफशोर फंड में खाता होने की रिपोर्ट आई है, तो क्या सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला होगा? हिडेनबर्ग ने लिखा है कि अगर सेबी सच में ऑफशोर फंड धारकों को ढूंढना चाहती है तो सेबी की अध्यक्ष को आईने में अपने आप को देखना चाहिए। हिडेनबर्ग ने लिखा है कि हमें इस बात पर कोई हैरानी नहीं है कि सेबी एक ऐसी जांच में आगे नहीं बढ़ना चाहती जो उसके खुद की प्रमुख तक पहुंच जाती।
कि हम ऐसे जुड़े 13 मामलों की जांच कर रहे हैं और यह कह रहे हैं वाह कह रहे हैं और बाद में कह रहे हैं हमें पता नहीं है कि कहां तक यह जांच जाएगी। यह एक दिशाहीन जांच है हुजूर। कुछ गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन हम बता नहीं सकते गड़बड़ी किसने की है। क्या सुप्रीम कोर्ट में हुजूर कुछ गड़बड़ी तो हुई है, किसने गड़बड़ी की, क्या गड़बड़ी की, हम यह बता नहीं सकते। और यह जांच दिशाहीन है, अंतहीन है, किस और जाएगी, कब तक चलेगी, यह हमें पता नहीं। तो क्या बोला सेबी ने, सेबी अध्यक्ष ने क्यों बोला, इसका खुलासा कल हिडेनबर्ग की नई रिपोर्ट में हुआ। और वह क्या कहती है नई रिपोर्ट की। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने लगभग $1 मिलियन उन्हीं फर्जी कंपनियों में लगाए हैं, उन्हीं फंड्स में लगाए हैं जिनकी इनको जांच करनी थी। यानी जिस भ्रष्टाचार के मामले की जांच सेबी अध्यक्ष को करनी थी वहीं पर इनका पैसा लगा हुआ है, वहीं पर इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है लगभग $10 मिलियन और एक विशाल व्यूअर के माध्यम से इस बात का खुलासा हुआ। आप मुझे बताइए जिन कंपनियों के, जिनके भ्रष्टाचार के, जिन मामलों की जांच स्वयं सेबी को करनी थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जांच करेंगे इसकी, तो माधवी बुच ने क्यों नहीं बताया कि हुजूर मैं जांच नहीं कर सकती क्योंकि हमारा मामला, हमारा पैसा तो और हमारे पति का पैसा तो खुद ही इन फंड्स के ऊपर लगा हुआ है। हमेशा की तरह जुलाई की रिपोर्ट आने के बाद अदानी समूह ने खंडन कर दिया था। वो खंडन ना भी करें तो भी आप अपनी तरफ से खंडन कर दीजिए, आपके खंडन का कोई खंडन नहीं आएगा। 1 जुलाई 2024 को हिडेनबर्ग ने एक मुलाकात का हवाला दिया कि 2022 में गौतम अडानी 2 बार सेबी की अध्यक्ष से मिले थे। 12 अक्टूबर 2022 के हिंदू बिजनेस लाइन में पलक शाह की यह रिपोर्ट है, जिसके हेडलाइन में लिखा है कि अदानी का सेबी के दफ्तर में जाना सरप्राइज विजिट था। पलक ने सूत्रों के हवाले से खबर लिखी है कि 4 हफ्ते के भीतर 2 बार अदानी सेबी की तत्कालीन चीफ माधवी बुच से मिलने गए। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा करने वाले वे पहले हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन थे। हिडेनबर्ग ने लिखा है कि इनमें से एक मुलाकात अदानी समूह द्वारा 10.5 बिलियन की लागत से एसीसी और अंबुजा सीमेंट के कंपनियों के सौदे को लेकर चर्चा के बारे में थी। राइटर्स के अनुसार इस सौदे में सेबी खासतौर पर सौदे को फंड करने के लिए इस्तेमाल हुए ऑफशोर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स की जांच कर रही थी। बाद में यह ऑफशोर खाते कथित रूप से विनोद अदानी के बताए गए। यह आपकी जानकारी हमेशा ही सीमित रहेगी और भरमा दिया जाएगा कि आंखों के सामने एक नाटक चल रहा है, मगर आपको इसकी खबर नहीं पर्दे के पीछे से कौन कठपुतली का हाथ खींच रहा है। आप नहीं जानते कठपुतली का नाच ही इतना सच है कि आप मान लेते हैं कि वह अपने आप नाच रही है और उसे कोई नचा नहीं रहा। हिडेनबर्ग ने लिखा है कि आज तक सेबी ने इंडिया इन्फोलाइन द्वारा चलाए जा रहे अदानी के अन्य संदेश पर शेयर धारकों की जांच नहीं की। इनके नाम EM रिसर्च फंड और इमेजिंग इंडिया फोकस फंड्स। अपनी पहली रिपोर्ट में हिडेनबर्ग ने इन कंपनियों इन फंड की पहचान की। हिडेनबर्ग ने लिखा था कि इन दोनों फंड की गतिविधियों से लगता है इन्होंने जली तरीके से अदानी की कुछ लिस्टेड कंपनियों के दाम या वॉल्यूम बढ़ाएं। बाद में इन दोनों फंड के बारे में फाइनेंशियल टाइम्स में भी एक रिपोर्ट आई। सवाल उठाया गया कि क्या अदानी ने इनका इस्तेमाल किया शेयर के दाम से छेड़छाड़ करने में किया होगा। आज तक सेबी ने इन दोनों फंड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मामला जटिल लगता है, होगा उलझा हुआ लगता होगा, मगर खिलाड़ियों के लिए यह सब काम बहुत आसान है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्र ने लिखा, यह सेबी के कॉन्फ्लेंट और कैप्चर दोनों की कहानी है। सेबी के अध्यक्ष अदानी समूह में गुप्त रूप से निवेशक अदानी के संधि सरील श्राप सेबी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी के सदस्य हैं। हैरानी नहीं है कि सेबी को भेजी गई शिकायतें पर कोई ध्यान नहीं देता है। महुआ मोइत्र ने ईडी को टैग कर लिखा है कि क्या आप सेबी प्रमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दायर करने वाले हैं। तृणमूल के ही सांसद साकेत गोखले ने ट्वीट किया है कि यह रिपोर्ट इस बारे में भी गंभीर सवाल खड़े करती है कि आज तक सेबी की अध्यक्ष ने बीजेपी के कथित एग्जिट पोल स्कैम की जांच पड़ताल नहीं की, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा। इंडिया गठबंधन के सांसद सेबी के अधिकारियों से मुंबई में मिले साकेत गोखले ने सवाल किया है, क्या सेबी सच में स्वयं संस्था है भी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संसद 12 अगस्त तक चलने वाली थी, लेकिन अचानक इसे 9 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब समझ में आया कि क्यों किया गया। संजय सिंह ने भी यही सवाल किया कि क्या संसद का सत्र अचानक पहले क्यों स्थगित किया गया। अगर संसद स्थगित नहीं होती तो 12 अगस्त को इस मामले पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हो रहा होता। जयराम रमेश ने लिखा है, माधवी बुच और धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशस के बेनामी फंड में पैसा लगाया, जिसमें विनोद अदानी और उनके सहयोगी चंग चुंग लिंग और नासिर अली सवाना आहली ने भी पैसा
लगाए ताकि सेबी के नियमों और नजरों से बचकर अदानी समूह में हिस्सेदारी खरीदी जाए, पैसा बनाया जाए। मोटा मोटी बात यह है कि हम सब टैक्स देते हैं, पाई पाई का हिसाब सरकार को देते हैं, लेकिन यह लोग कितने साहसी हैं कि किस आधार पर इतना बड़ा खेल जाते हैं। टैक्स से बचने के लिए, पैसा छिपाने के लिए किसी दूसरे देश में खाता खोल लेते हैं। कब तक ऐसी रिपोर्ट को खंडन के नाम पर टाला जाएगा? इसकी जांच इस तरह से कब होगी कि सबका भरोसा बने? हर कुछ महीने पर इससे जुड़ी कोई रिपोर्ट आ जाती है, फिर भुला दिया जाता है। इस रिपोर्ट में काफ़ी कुछ है, हमने कुछ हिस्सा छोड़ दिया भी है, वैसे ही जैसे आपने नियमित पर इस देश का हाल छोड़ दिया है। अब यह ऐसे लोगों का क्या कुछ भी नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस न्यूज।